चंदेल केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th में साइंस सब्जेक्ट का जो केमिस्ट्री का पार्ट है, उसमें चैप्टर नंबर 2 इस मैटर अराउंड अस प्योर का 4th पार्ट। और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, यानी जो आपके एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चाहे वो टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, चाहे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन और उनसे आंसर पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन, यानी जो टेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ये होता है कि जो एक्सरसाइज के अलावा जो पेजेज है उसमें जो क्वेश्चन होते हैं उनके पहले हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पेज नंबर 5, यदि आपके पास बुक है तो उसमें ओपन कर लीजिए पेज नंबर 15 में। तो पेज नंबर 15 में पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, व्हाट इज मीन बाय अ प्योर सब्सटेंस, यानी प्योर सब्सटेंस अपन किसको कहते हैं। आपने देखा होगा मेटर को हमने जब क्लासीफाई किया था उसमें 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया था, एक प्योर सब्सटेंस में और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस है जिसको हम मिक्सचर कहते हैं। तो पूछा जाता है कि भाई आपका क्या मतलब है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो इसका आंसर है अ मटेरियल दैट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, यानी कोई भी मैटर यदि वो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। All the constituent particles of a pure substance have same chemical nature, और उस सब्सटेंस से, उस मैटर में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन सभी का एक ही नेचर होता है। और अगर ऐसे पार्टिकल्स में तो कोई मैटर बना हुआ है तो अपन कह सकते हैं दैट इज प्योर सब्सटेंस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लिस्ट द पॉइंट डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऑलरेडी जो हमने नोट्स में आपने चर्चा की थी, पहले तो जो पार्ट्स अपन ने देखे हैं, फर्स्ट और सेकेंड थर्ड पार्ट, उन सभी पार्ट में हमने इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की थी। तो यहाँ पर देखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपको पता है कि होमोजीनियस मिक्सचर हो चाहे फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो, ये दोनों ही इम्प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है होमोजीनियस मिक्सचर हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी जो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यानी एक फिक्स होता है। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैव अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जबकि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है उसका जो कंपोजिशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। इट इज़ नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन इट्स कंस्टिट्यूट, और होमोजीनियस मिक्सचर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं, उनमें कोई भी सेपरेशन बाउंड्री नहीं दिखती है, बल्कि हम कह सकते हैं कि दोनों बिल्कुल सेम दिखते हैं। उनको दोनों को अलग अलग सेपरेट आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे, इट हैज़ विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन इट्स कंपोनेंट्स, यानी अगर हम बात करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होती हैं, विजिबल बाउंड्रीज होती हैं, यानी जो कंपोनेंट्स उसमें मिले होते हैं उन कंपोनेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल्स की बात करूँगा तो एग्जांपल्स आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करेंगे। यहाँ पर पेज नंबर 18 अगर ओपन करेंगे तो वहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विथ एग्जांपल, यानी एग्जांपल के साथ अपन को एक्सप्लेन करना है। तो पहले अगर हम बात करेंगे इसके आंसर की, तो उसमें पहले है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। अ होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर हैविंग अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी इसका जो पार्टिकल्स का कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द मिक्सचर में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर, salt and water, sugar in water, copper sulfate in water, iodine in alcohol, alloy and air give your composition of throughout the mixture। यानी अगर हम इतने एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें हम एक आध एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं साल्ट प्लस वाटर की बात कर रहे हैं। अब साल्ट और वाटर दोनों को यदि हम पानी में मिक्स करते हैं, उसको सॉल्युबल सोल्यूशन बना लें, तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से पार्टिकल्स वाटर के हैं, या कौन से पार्टिकल शुगर के हैं, कौन से पार्टिकल साल्ट के हैं, या फिर कोई एलॉय है। एलॉय मतलब दो सॉलिड मेटल्स दोनों को अगर मिला दिया जाए तीसरा एक मेटल बनता है, उसको हम एलॉय कहते हैं। तो उसमें भी जो मिक्सचर मिलते होते हैं उनके कंपोजिशन को हम अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए हम कह सकते हैं दैट आर होमोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑन द अदर हैंड अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज ए मिक्सचर हैविंग अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट ए मिक्सचर, जबकि हेट्रोजीनियस में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड and iron filling, salt and sulfur, oil and water, chalk and powder and water, wheat flour और water। मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे हमने पहले एग्जांपल की बात की थी, हमने बात की थी किसकी, आयरन और क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, कॉमन साल्ट होता है, आयरन क्या होता है, मेटल होता है। यदि दोनों का एक मिक्सचर बना दिया जाए तो दोनों को आइडेंटिफाई करना आसान है, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। यहाँ पर अगर हम सॉल्ट्स को डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो वाटर सॉल्युबल होता है, लेकिन आयरन सॉल्युबल नहीं होता है।
अगर हम बात करेंगे साल्ट, साल्ट क्या है, नहीं पीसा जा सकता है, लेकिन जो आयरन होता है उसको अलग एम्प्लीफाई कर सकते हैं। जो नमक होता है वो चमकता नहीं है, लेकिन जो मेटल होता है वो चमकता है। यानी दोनों की प्रॉपर्टीज लगभग अलग अलग हैं, दोनों की सेपरेशन बाउंड्री दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर इन दोनों को सेपरेट करना है तो भी हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह सारे मिक्सर ऐसे ही होते हैं। तो आपको एग्जाम्पल समझ में आएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं हाउ वाज सॉल्ट, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर हम बात करेंगे हमारे पास तीन चीज़ें, एक सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्व होता है, एक सस्पेंशन होता है। या हम कह सकते हैं कि आपका एक कोलाइडल होता है, एक आपका ट्रू सॉल्यूशन होता है, एक आपका सस्पेंशन होता है। तो इन तीनों में अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तीनों में डिफरेंस दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? तो ये देखते हैं एक एक करके। यहाँ पर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, यानी जो आपके कोलाइडल होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं हेट्रोजीनियस नेचर में। सॉल्यूशन जो होते हैं दे आर होमोजीनियस इन नेचर, जबकि सॉल्यूशन क्या होते हैं? होमोजीनियस होते हैं। सस्पेंशन क्या होते हैं? दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस नेचर में होते हैं। अगर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, दे स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट एंड हेंस सो टिंडल इफेक्ट, यानी जो आपके सॉल्व होते हैं, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं? वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। बट अगर सॉल्यूशन की बात करेंगे, दे डू नॉट स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट एंड हेंस डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, मतलब टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। यहाँ पर अगर हम सस्पेंशन की बात करेंगे, दे कैटर स्पिक लाइट एंड शो टिंडल इफेक्ट, यानी जो सस्पेंशन होता है वो भी क्या होता है? टिंडल इफेक्ट को शो करता है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन की बात करेंगे, दे आर क्विट स्टेबल, यानी जो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, यानी जैसे रहते हैं वैसे के वैसे ही हमेशा रहते हैं। अगर हम बात करेंगे सॉल्यूशन के, तो एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन आर साल्ट इन वाटर, शुगर एंड वाटर। आपको एग्जांपल इसके पहले भी हमने डिस्कस कर दिया था कि कोई भी सॉल्यूशन में दो या दो से अधिक चीज़ें आपस में मिला देते हैं और उसमें होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन। सस्पेंशन के एग्जांपल की बात करेंगे, तो सस्पेंशन में आपका सैंड वाटर एंड डस्टी एयर। सैंड वाटर, आप थोड़ा सा बालू ले लो, थोड़ा सा पानी ले लो, दोनों को मिला लो, तो देखोगे दोनों में जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दोनों में सेपरेशन बाउंड्रीज होती हैं, और इसे हम क्या कहेंगे? सस्पेंशन। तो होप आपको तीनों के बीच में जो डिफरेंस मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट आपका एक सवाल है, क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन है, टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 डिग्री केल्विन, फाइंड द कंसंट्रेटेड एट दिस टेम्परेचर। यानी पर्टिकुलर किसी भी टेम्परेचर पर अगर किसी भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। यहाँ पर ये फार्मूला लिखा हुआ है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100%। तो हमें परसेंटेज निकालना है, कंसंट्रेशन मतलब होता है परसेंटेज। तो मास ऑफ सोल्यूट यहाँ पर दिया हुआ है 36 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 100 ग्राम। ओके, अब जो दो चीज़ें हमें दी हुई है, तो मास ऑफ सोल्यूट सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर 100 ग्राम गिवन है। अगर देन मास ऑफ सोल्यूशन मास प्लस सोल्यूट प्लस मास प्लस सॉल्वेंट, अगर हमें बात करना है यहाँ पर क्या हुआ सॉल्वेंट, यहाँ पर क्या है कि देन मास द सोल्यूशन। अब हमें सोल्यूशन का मास निकालना है, तो मास प्लस सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिला देंगे तो हो जाएगा 136। अब अगर इसको फार्मूले में रख के हम निकालेंगे, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया? मास ऑफ सोल्यूट हो गया 36 अपॉन 136, किसका है? सॉल्वेंट सोल्यूशन का, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 26.47%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पेज नंबर में दिया हुआ है, लिखा हुआ है, हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल, डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड विच आर मिक्सिबल विथ ईच अदर। यानी आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें पेट्रोल और केरोसिन मिला हुआ है, दोनों की बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है, और उनको कैसे अलग कर सकते हैं दोनों को एक दूसरे से, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर मैं आपको बता देता हूँ, केरोसिन एंड पेट्रोल आर मिक्सिबल लिक्विड, दोनों आपस में मिक्स हो सकते हैं। आल्सो द डिफरेंस बिटवीन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और दोनों की जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस भी है। सो दे कैन द सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन, इसलिए हम इसको डिस्टिलेशन मेथड से जो है सेपरेट कर सकते हैं। तो डिस्टिलेशन मेथड कैसे होता है, मैंने आपको बताया था कि बहुत सिंपल सा, यहाँ पर एक आप फिगर दे सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ये आपका नीचे बर्नर लगा हुआ है, ये आपका स्टैंड है, ट्राइपॉड स्टैंड कहते हैं इसको। ये आपका राउंड फ्रॉम बॉटम का फ्लास्क है, इस फ्लास्क में हमने मिक्सचर कर दिया जिसमें केरोसिन और पेट्रोल भरा हुआ। जैसे आप हीट करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जैसे मान लेते हैं पेट्रोल का आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो पेट्रोल तुरंत इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, इवेपोरेट होकर यहाँ जाएगा। इसके बाद इस निकास नली से बाहर निकलता है और कंडेंसर द्वारा उस पेट्रोल को फिर से हम ठंडा करके यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे।
जैसे ही क्या कहते हैं टेम्परेचर एक निश्चित रखेंगे, कितना टेम्परेचर रखना है जितने में पेट्रोल इवेपोरेट होने लगे, लेकिन कैरोसिन नहीं, क्योंकि कैरोसिन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। तो इस मेथड से हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं और इसे आप अपनी लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेम द टेक्निक टू सेपरेट, यानी आपको टेक्निक बताना है सेपरेट करने के लिए। पहला है बटर फ्रॉम कर्ड, यानी आपके पास दही है और दही से आपको बटर निकालना है, अलग करना है, तो आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर बाई सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं। अगर आपको सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं पता है क्या होता है, इवेपोरेशन नहीं पता है क्या होता है, सब्लिमेशन नहीं पता है क्या होता है, तो हमारे जो वीडियोज़ हैं, यानी कि जो चैप्टर का लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 है, लेक्चर 3 है, उन लेक्चर्स में हम इन्हीं के सारे बारे में डिस्कस किया गया है। अगर हम सेपरेशन मेथड की बात करेंगे तो लेक्चर नंबर जो 3 है वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा है साल्ट फ्रॉम सी वाटर। अगर सी वाटर में से आपको साल्ट को अलग करना है तो अपने पर करना इवेपोरेशन मेथड लगाते हैं, जिससे वाटर इवेपोरेट होकर बाहर निकल जाता है और साल्ट आपका बच जाता है। तीसरा है आपका कैम्फर फ्रॉम साल्ट, यदि नमक में कपूर मिला हुआ है तो कैसे अलग करेंगे? बाय द सब्लिमेशन, क्योंकि जो कपूर होता है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं सब्लिमेशन। तो जैसे हम हीट करेंगे तो नमक वहीं रह जाएगा, लेकिन कॉपर इवेपोरेट होकर बाहर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन जो मेथड है उसके थ्रू कौन से प्रकार के मिक्सचर को अपन सेपरेट कर सकते हैं? इसका आंसर है द क्रिस्टलेशन मेथड इज यूज्ड टू प्योरीफाई सॉलिड। यानी जो सॉलिड्स होते हैं उनको अगर आपको सेपरेट करना है तो हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्लासीफाई द फॉलोइंग आर केमिकल और फिजिकल चेंज। आपने पढ़ा होगा केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। अब अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज परमानेंट चेंज होता है, नॉन रिवर्सिबल होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। जबकि फिजिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, नया सब्सटेंस कभी नहीं बनता है, और जो होता है परमानेंट चेंज नहीं होता है। तो आइए इस बेस पर को क्लासीफाई करते हैं। तो अगर कटिंग ऑफ ट्रीज, अगर पेड़ को काटने की बात आएगी दैट इज केमिकल चेंज। ठीक है, कटिंग ऑफ ट्रीज, अगर हम पेड़ को काटेंगे दैट आर फिजिकल चेंज, क्योंकि उसका हम साइज में परिवर्तन कर रहे हैं। अगर हम मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन, अगर कोई भी बटर है उसको हम पैन में मेल्ट कर रहे हैं, ये कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है, तो वापस हम कर सकते हैं। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, अगर अलमीरा में जंग लग रहा है दैट इज केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम स्टीम, अगर स्टीम मतलब भाप में अगर पानी को हम उबालते हैं तो क्या होगा? फिजिकल चेंज होगा। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, दैट इज केमिकल चेंज। डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इज वाटर, फिजिकल चेंज है। मेकिंग ऑफ फ्रूट सलाद विथ रॉ फ्रूट, दैट इज फिजिकल चेंज, ये साइज इनकम करते हैं। एंड बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, दैट इज केमिकल चेंज। अगर बर्निंग का बात कर रहे हैं दैट इज केमिकल चेंज। अब हम करते हैं नेक्स्ट की, यानी पेज नंबर 28 में आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं। तो आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Which separation techniques will you apply for the separation of the following? यानी कुछ नीचे मिक्सचर दिए हुए हैं, उनको अगर सेपरेट करना है तो कौन कौन सी टेक्निक अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन वाटर। यदि सोडियम क्लोराइड यानी नमक पानी में घुला हुआ है तो आपको अगर अलग करना है तो कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे? तो उसके लिए इवेपोरेशन यूज़ करते हैं, जिससे वाटर जो है इवेपोरेट होकर बाहर हो जाता है, साल्ट आपका नीचे बच जाता है। अगला है आपका अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड यदि आपस में मिले हुए हैं तो जैसे ही हम हीट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, वो बाई द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इवेपोरेट हो जाता है, जिससे हम अमोनियम क्लोराइड को अलग कर लेते हैं और सोडियम क्लोराइड को अलग कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अगला है स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ ए कार। यदि कोई भी इंजन ऑयल है और उसमें जो है कोई मेटल गिर गया है तो उस मेटल को अगर हम अलग करना है तो निश्चित बात है कोई भी अगर सॉलिड है और लिक्विड में घुला हुआ है मिला हुआ है लेकिन डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको बाय द मेथड ऑफ फिल्टरेशन या सेंट्रिफ्यूगेशन या डिगेटेशन किसी भी मेथड से अपन अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका डिफरेंस पिगमेंट फ्रॉम आयन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। तो फ्लावर पेटल्स में अगर डिफरेंट पिगमेंट मिले हुए हैं उनको आपको अगर सेपरेट करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका होता है क्रोमेटोग्राफी।
पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। बटर फ्रॉम कर्ड, अगर बटर निकालना है कर्ड से तो उसके लिए एक ही तरीका है, वो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। अगला है ऑयल फ्रॉम वाटर। वाटर और ऑयल दोनों लिक्विड होते हैं, दोनों इमिसिबल होते हैं, और टू इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना है तो उसके लिए जो प्रोसेस होता है वो होता है सेपरेटिंग फनल द्वारा। अगला है टी लीव्स फ्रॉम टी। चाय बना रहे हो, चाय बनाते समय उसमें पत्तियाँ डली हुई हैं, अगर पत्तियों को अलग करना है तो अपन कैसे करते हैं, फिल्ट्रेशन। आयरन पिंस फ्रॉम सैंड। अगर सैंड में आयरन पिंस मिली हुई हैं, अलग करना है तो उसके लिए मैग्नेट यूज़ करते हैं, तो आयरन क्या है उसको सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। अगर उसको अलग करना है तो देखो सीधी सी बात है, जब आप देखते हैं खेतों में जब फसल होती है तो फसल से आपको दाने को अलग करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए विनोइंग करते हैं। विनोइंग मतलब क्या होते हैं कि हवा चलाते हैं, जिससे क्या कहते हैं भूसा उड़ जाता है और ग्रेन जो है अलग से मिल जाते हैं। आगे है फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। अगर वाटर में मड के पार्टिकल्स यानी मिट्टी के पार्टिकल सस्पेंडेड और आपको दोनों को सेपरेट करना है तो उसके लिए सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स होता है, जिससे मड आपका अलग हो जाता है और वाटर को अलग सेपरेट किया जा सकता है। एक्सरसाइज में ये दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज टू मेकिंग टी। यूज द वर्ड्स सोल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिसॉल्व, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट एंड रिड्यूस। मतलब ये है कि आप यदि चाय बनाते हैं, चाय बनाने का जो पूरा प्रोसेस है उसको आप अपने शब्दों में लिखिए, लेकिन लिखते समय ध्यान रखना है कि आपको ये वर्ड्स का जरूर यूज़ करना है, सोल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिसॉल्व, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट एंड रिड्यूस। क्योंकि नॉर्मल तौर पर जब हम सब चाय बनाते हैं तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे उसमें सॉल्वेंट कौन सा होगा, उसमें सॉल्यूट कौन सा होगा, सोल्यूशन क्या बनेगा, डिसॉल्व क्या होगा, सॉल्युबल कौन होगा, इनसॉल्युबल कौन होगा, फिल्ट्रेट कैसे करेंगे, रिड्यूस कैसे करेंगे, एवरीथिंग। तो आइए देखते हैं आंसर को मैंने कैटेगराइज किया है। यहाँ पर फर्स्ट वाटर इज टेकन इन ए सॉल्वेंट। सबसे पहले आपको लेना पानी लेना है, किस रूप में, सॉल्वेंट के रूप में, इन सॉसर पैन में लेना है। दिस वाटर सॉल्वेंट इज अलाउड टू बॉयल, इसको बॉयल करना है। ड्यूरिंग हीटिंग, जब गर्म करते हैं, मिल्क एंड टी लीव्स आर एडेड टू द सॉल्वेंट एज सॉल्यूट्स, और उसमें फिर हम क्या क्या डालते हैं, पत्ती डालते हैं, शुगर डालते हैं, किस रूप में, सॉल्यूट के रूप में। आगे दे फॉर्म अ सॉल्यूशन, जिससे क्या बन जाता है, आपका सॉल्यूशन बन जाता है। देन द सॉल्यूशन इज पर्ड थ्रू अ स्टेनर, और इसके बाद सॉल्यूशन को हम जो किसमें करते हैं, स्टेनर में। एंड द सॉल्युबल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स ऑन द स्टेनर इज रिड्यूस्ड, और इसके बाद जो बच जाता है उसको क्या करते हैं, परोस देते हैं। Sugar added to filtrate which dissolves in the filtrate and the resultant solution is the required tea, और इससे क्या होगा, आपका टी का जो सोल्यूशन होता है वो प्रेफर हो जाता है, बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था इसलिए हमने दोनों को अलग अलग स्लाइड में किया। यहाँ पर हम क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। तो प्रज्ञा टेस्टेड ए सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंस जो at different temperature and collected the data in given below result. Given the following, the gram substance dissolved in 100 gram of water to form a saturated solution. यहाँ पर प्रज्ञा एक स्टूडेंट है जो कुछ सब्सटेंसेज हैं, जैसे यहाँ पर 4 सब्सटेंस हैं, इन सभी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी चेक करती है अलग अलग टेम्परेचर पर, और उसके लिए एक टेबल बना देती है, जो टेबल आपको इसमें दिखाई दे रही है। अब आपके पास क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। First, what mass of potassium nitrate would be needed to reduce a saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water at 2313 डिग्री के लिए। यानी अगर हम बात करें पोटेशियम नाइट्रेट की, तो कितने पोटेशियम नाइट्रेट की जरूरत होगी एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, इसमें पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट का किस टेम्परेचर पर, 313 डिग्री केल्विन पर। तो इसका जो फर्स्ट आंसर लिखा हुआ है, सिंस 62 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज डिजॉल्व 100 ग्राम। सीधी सी बात है, जब 62 जो है पोटेशियम नाइट्रेट 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व हो जाता है 25 सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट शुड बी डिजॉल्व इन 50 ग्राम। तो वाटर प्रिपेयर्ड इज सेचुरेटेड सॉल्यूशन इन 313। सीधी और सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं कि 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट 100 ग्राम में डिजॉल्व होता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से करना, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन सीधी और सिंपल बात में कहता है कि 50 ग्राम यहाँ पर जो सॉल्यूशन बना हुआ है, कितने बना हुआ है, 100, 313 डिग्री सेंटीग्रेड पोटेशियम नाइट्रेट में कितना, 62 ग्राम डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अगर 50 ग्राम है तो इसका मतलब उससे आधा है, जब उससे आधा हो जाएगा कितना आ जाएगा, 31 ग्राम्स।
अगला क्वेश्चन है प्रज्ञा मेक्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 डिग्री केल्विन एंड लीव्स आर सॉल्यूशन टू कूल रूम टेम्परेचर व्हाट वुड बी ऑब्जर्व एंड सॉल्यूशन कूल्स। यहाँ पर कहता है प्रज्ञा मेक्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड किस टेम्परेचर पर है 353 डिग्री केल्विन पर। यहाँ पर कितना है सॉल्युबिलिटी 54। अगर 54 ग्राम पर 100 ग्राम में डिसॉल्व करेंगे और उसके बाद हम उसको ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो ठंडा करने से उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है यानी कम होती है। आगे है फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच साल्ट, यानी प्रत्येक साल्ट की सॉल्युबिलिटी ज्ञात करना है 293 डिग्री केल्विन पर। व्हाट साल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर पर किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर हम कर रहे हैं 293 टेम्परेचर, मतलब हम बात कर रहे हैं इसकी। तो इसमें सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है अमोनियम क्लोराइड, सिंपल से। अब बात कर रहा है फाइंड सॉल्युबिलिटी ईच सॉल्ट 293 में सॉल्युबिलिटी आपको ज्ञात करना है। व्हाट साल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, किसकी ज़्यादा होगी इस टेम्परेचर पर, वो है आपका अमोनियम क्लोराइड। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए साल्ट, किसी भी साल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है उसमें क्या चेंजेस होते हैं, क्या परिवर्तन होता है जब हम इसका टेम्परेचर चेंज करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन एग्जाम्पल, यानी नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। पहले तो शुरू करते हैं। फर्स्ट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कोई भी सॉल्यूशन बना हुआ है तो उस निश्चित टेम्परेचर पर बिल्कुल भी सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर नो मोर शुगर कैन बी डिसॉल्व एट रूम टेम्परेचर। एग्जांपल की बात करें, मतलब शुगर की सॉल्युबिलिटी है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम आपने शुगर को डिसॉल्व कर लिया है, तो उसके बाद आप 1 ग्राम भी डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो उसमें जो सोल्यूशन बना होगा उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा है आपका प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, वन टाइप ऑफ एलिमेंट, वन टाइप ऑफ सब्सटेंस से मिलकर जो बना होता है उसे क्या हम बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। अगर हम बात करें कोलाइडल की, तो कोलाइडल इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर हुज पार्टिकल्स आर नॉट स्मॉल विजिबल बट दे आर so small that cannot be seen by naked eyes। यानी जो कोलाइडल सोल्यूशन होता है तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, दूसरे पार्टिकल्स जितने छोटे रहते हैं तो उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे नहीं होते हैं। When a beam of light pass throughout colloidal, then path of light becomes visible। यानी जब हम इसमें लाइट जो है पास करते हैं किसी भी कोलाइडल सोल्यूशन में, तो ये टिंडल इफेक्ट शो करती है। जैसे मान लेते हैं मिल्क, दूध का जो सोल्यूशन होता है उसमें आपका वाटर होता है, उसमें शुगर होता है, उसमें फैट होता है, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं। अगला है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, अ सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, एंड इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, जिसमें सॉलिड जो होते हैं लिक्विड में फैल जाते हैं, एंड द सॉल्यूट पार्टिकल्स इज सस्पेंडेड डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड। यानी इसमें जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते हैं लेकिन सस्पेंडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मडी वाटर, चार वाटर मिक्सचर, वाटर अगर हम मडी वाटर पानी में थोड़ा मिट्टी घोल देते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें क्या होगा, कि कोई चीज़ घोलता नहीं है बल्कि सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। यही नीचे कुछ कंपोनेंट दिए हुए हैं, उसमें कौन सा हेटेरोजेनियस है, कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है, उसको आइडेंटिफाई करके आपको बताना है। तो फर्स्ट है आपका सोडा वाटर। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स होती है वाटर में, तो ये जो आपका मिक्सचर होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को देख पाना या और मिक्सचर को देख पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको हम होमोजीनियस मिक्सचर के अंतर्गत रखेंगे। अब हम बात करेंगे वुड, लकड़ी। अगर लकड़ी की हम बात करेंगे तो लकड़ी जो होता है उसमें कई सारी चीज़ें मिली होती हैं और उसमें आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई भी देती हैं, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अगर हम बात करें एयर, एयर जो होता है, एयर के कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, तो जो बहुत सारी गैसें होती हैं लेकिन गैसों को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कोई सेपरेशन बाउंड्री नहीं होती है, या जिसको भी अपन क्या कह सकते हैं, इसको भी अपन कह सकते हैं होमोजेनियस मिक्सचर।
अब बात करेंगे हम सॉइल की। सॉइल में वही कंडीशन होती है, सॉइल के बाद देखो तो विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स आपको अलग अलग दिखाई देते हैं, इसलिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में इसको डालेंगे। विनेगर की बात करेंगे तो विनेगर क्या होता है आपका जो अपन चाउमीन बनाते समय डालते हैं, या जो सिरका जिसे हम बोलते हैं उसे विनेगर कहते हैं, सिरकी का भी कहते हैं, तो उसमें अगर जितने भी कंपोनेंट्स मिले होते हैं उनको अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं सिंपल, इसलिए उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। और लास्ट है आपका फिल्ट्रेट टी। फिल्ट्रेट टी मतलब छनी हुई चाय। अब छनी हुई चाय है तो उसमें चाय भी है, चाय पत्ती भी है, शुगर भी है, मिल्क भी है, लेकिन उससे जो पार्टिकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, इसलिए हम इसको किस में रखेंगे, इसलिए हम इसको रखेंगे होमोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में। यहाँ पर एक लाइन और हम देख लेते हैं नोट, प्योर एयर इज होमोजीनियस मिक्सचर, यानी जो प्योर एयर होती है दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर, बट पॉल्यूटेड एयर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी जो पॉल्यूटेड एयर होती है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। यानी कोई भी अगर कलरलेस लिक्विड आपको दे दिया गया है कि वो वाटर है, आप कैसे पता लगाएंगे, तो सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमें पता है कितना होता है, फिक्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आप उसको बॉयल करना शुरू कर दो, तो जैसे ही आप बॉयल करोगे अगर एग्जैक्ट जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इवेपोरेट होना शुरू हो जाए, मतलब यू कैन से दैट इज वाटर। यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। यानी नीचे जो चीज़ें दी हुई है उसमें कौन कौन सी प्योर सब्सटेंस हैं आपको क्या पता लगाना है, उनको सेपरेट करके लिखना है। जैसे अगर हम बात करें आइस की, तो आइस क्या होता है, बिल्कुल प्योर सब्सटेंस होता है। मिल्क जो होता है ऑल्सो प्योर सब्सटेंस होता है। आयरन भी प्योर सब्सटेंस होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आपका प्योर सब्सटेंस होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड भी आपका प्योर सब्सटेंस होता है। मरकरी भी प्योर सब्सटेंस होता है। ब्रिक की बात करेंगे, अगर नीट की बात करेंगे, वो प्योर सब्सटेंस नहीं होता है। आपका जो वुड होता है वो भी प्योर सब्सटेंस नहीं होता है। एयर ये भी प्योर सब्सटेंस नहीं होते हैं। यानी शुरू के जो आपके मर्क्यूरी तक हैं वो सभी प्योर सब्सटेंस है, बाकी के 3 क्या हैं, इम्प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 8वां क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सोल्यूशन एमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। यानी नीचे जो मिक्सचर दिया है उसमें कौन कौन से सोल्यूशन की कैटेगरी में आएंगे उनको आइडेंटिफाई करके सेपरेट करके लिखना है। जो सॉइल है, सॉइल क्या होता है, मिट्टी। मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, लेकिन सोल्यूशन कहेंगे क्या, नहीं, क्योंकि सोल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सी वाटर की बात करेंगे दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर, इसका मतलब उसको सोल्यूशन बोलेंगे। एयर भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसलिए उसको भी सोल्यूशन बोलेंगे। कोयला होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इसलिए उसको कैटेगरी से बाहर रखेंगे। सोडा वाटर भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसलिए उसको हम सोल्यूशन की कैटेगरी में रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट। यानी नीचे कुछ चीज़ें दी हुई है, उसमें टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा। तो आपको पता है कि ट्रू सोल्यूशन होता है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, बाकी सारी चीज़ें शो करते हैं। तो इसमें आपका साल्ट सोल्यूशन होता है, ट्रू सोल्यूशन होता है, बिल्कुल शो नहीं करेगा। मिल्क टिंडल इफेक्ट शो करेगा बिल्कुल। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भी टिंडल इफेक्ट शो करेगा। स्टार्च सोल्यूशन भी टिंडल इफेक्ट शो करेगा। यानी सिर्फ साल्ट का जो सोल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। आइए देख लेते हैं आंसर लिखा हुआ है, टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय कोलाइडल सोल्यूशन। जितने भी कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं वहाँ पर टिंडल इफेक्ट शो करता है। Here milk and starch solution are colloidal, therefore milk and starch solution will be show Tyndall effect. यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब आपको एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर में सारी चीज़ों को कैटेगराइज करना है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि एलिमेंट्स की जब हम बात करेंगे तो एलिमेंट्स इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, बट कंपाउंड इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, बट मिक्सचर एनी कंपोजिशन। तो इसके आधार पर आइए देखते हैं। तो पहले हम सोडियम की बात करते हैं। सोडियम एक एलिमेंट है, कहता है आपको एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है। सॉइल मिट्टी, मिट्टी दैट इज मिक्सचर है, कई प्रकार की चीज़ें वहाँ पर मिली होती हैं। शुगर सोल्यूशन दैट इज आल्सो मिक्सचर, यू कैन से। शुगर सोल्यूशन जो होता है वाटर और जो यू कैन से वाटर एंड शुगर का मिक्सचर होता है, इसलिए उसे भी हम मिक्सचर की कैटेगरी में रखेंगे। सिल्वर दैट इज आल्सो एलिमेंट, एलिमेंट है वन टाइप ऑफ एलिमेंट से बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज कंपाउंड। टिन दैट इज एलिमेंट। सिलिकॉन एलिमेंट। कोल जो होता है, कार्बन जो होता है दैट इज मिक्सचर, कई सारी चीज़ें मिली होती हैं उसके अंदर। एयर दैट इज ऑल्सो मिक्सचर। अगर हम बात करें साबुन इज ए मिक्सचर ऑल्सो। मीथेन इज कंपाउंड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कंपाउंड एंड ब्लड इज ऑल्सो अ मिक्सचर। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। नीचे कुछ चीज़ें लिखी हुई है, कौन कौन सी केमिकल चेंजेस हैं। यानी आपको फिजिकल चेंज है उनको अलग कर देना है, केमिकल चेंज को आपको अलग कर देना है।
यहाँ पर देखेंगे ग्रोथ ऑफ प्लांट, अगर प्लांट बड़ा हो रहा है इसका मतलब दैट इज केमिकल चेंज, नॉन रिवर्सेबल होता है। सेकेंड है रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट इज केमिकल चेंज, नॉन रिवर्सेबल, ऑलवेज फ्रॉम न्यू सब्सटेंस। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, आयरन फिलिंग्स और सैंड का अगर मिक्सचर है तो उसे हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, दैट इज केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, आल्सो केमिकल चेंज। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, दैट इज फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल, दैट इज केमिकल चेंज। यहाँ पर फ्रीजिंग ऑफ वाटर एंड मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स विद सैंड, दैट आर फिजिकल चेंज, एंड बाकी जितनी चीज़ें सारी चीज़ें क्या हैं वो सभी केमिकल चेंज में आएंगी। आई यहाँ पर हमारे जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे या फिर जितने भी 3 टेस्ट पेपर में क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन हम 1 बाय 1 डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सेकंड चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है, तो ये उसका लास्ट लेक्चर था, 6th लेक्चर था। 5th लेक्चर जो लेक्चर 1st, 2nd, 3rd, 4th में अपन ने सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। उन सारी चीज़ों को आपको नोट करना है एक अलग कॉपी में, और एक दूसरी कॉपी बनानी है जिसमें आपको सिर्फ एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं यानी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कराएंगे वो आपको करते जाना है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि 3rd चैप्टर जो आपका 3rd चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, वो इसके जस्ट बाद स्टार्ट होने वाला है। उसके जैसे ही वीडियोस बनते जाएंगे मैं अपलोड करता जाऊँगा, उनके लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हमारा अगला वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आपको कोई डाउट आता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू।